हेलो एवरीवन, कैसे हैं? आशा करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए इसी मस्ती के साथ पढ़ते हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 जैव प्रक्रम। और उसमें से हम लोग पढ़ेंगे पोषण, क्योंकि इसके पहले हम लोग जैव प्रक्रम के बारे में समझ लिए हैं। तो आज की क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। ये हाई स्कूल के साथ साथ नीट की प्रिपरेशन करने वाले बच्चों के लिए भी बहुत उपयुक्त होगा। तो ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग अब पढ़ेंगे पोषण क्या होता है, यानी कि न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन इज द बायोकेमिकल प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म टेक एंड यूटिलाइज फूड टू सपोर्ट लाइफ, ग्रोथ एंड टिश्यूज रिपेयर। यानी कि सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने, उससे ऊर्जा प्राप्त करने तथा शरीर की वृद्धि, विकास एवं मरम्मत के लिए इसके उपयोग की विधि या प्रक्रिया को ही पोषण कहते हैं। तो पोषण कोई एक छोटी क्रिया नहीं है, बल्कि इसके अंतर्गत कई क्रियाएं जुड़ी हुई हैं। तो इस तरह से केवल एक लाइन में पोषण को परिभाषित करना केवल समझने के लिए आसान बनाता है, लेकिन ध्यान देंगे कि जो पोषण है अपने आप में एक बृहद प्रक्रिया है। तो इस प्रक्रिया के आधार पर इसको कैसे परिभाषित करेंगे? तो पोषण उन सभी क्रियाओं का योग है जिसके अंतर्गत भोजन का अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण एवं बहिक्षेपण आदि क्रियाएं सम्मिलित हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि इन पोषण के चरण कौन कौन से होते हैं। तो देखेंगे पोषण के चरण, पोषण प्रक्रिया के जो चरण होते हैं, ये 5 चरण मुख्य रूप से बताए गए हैं। सबसे पहला है आपका भोजन का अंतर्ग्रहण, यानी इंजेक्शन ऑफ फूड। दूसरा है आपका पाचन, यानी कि डाइजेशन, डाइजेशन ऑफ फूड। तीसरा है आपका अवशोषण, एब्जॉर्प्शन, यानी कि अवशोषण। स्वांगीकरण, एसिमिलेशन, और बहिक्षेपण, इजेशन। तो इस तरह से ये 5 चरण होते हैं, 5 प्रक्रियाएं होती हैं पोषण के अंतर्गत। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि भोजन का अंतर्ग्रहण क्या होता है। तो देखेंगे ठोस अविलेय भोजन, ठोस अविलेय भोजन को दांत जो है छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करते हैं। अब इसके पश्चात भोजन में जो है लार का रोल आता है। तो लार में एक एंजाइम होता है जिसको बोलते हैं टाइलिन, और टाइलिन जो एंजाइम होता है यह भोजन में उपस्थित मंड या स्टार्च को माल्टोज में तोड़ देता है। तो पहला पाचन जो होता है वो मुख गुहा में ही स्टार्ट हो जाता है। हालांकि भौतिक पाचन और रासायनिक पाचन ये दोनों मुख गुहा में होते हैं। भौतिक पाचन में क्या होता है कि दांतों द्वारा उसको भोजन को जो है छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाता है। रासायनिक पाचन क्या होता है, तो लार में उपस्थित जो टाइलिन एंजाइम है वह क्या करता है कि मंड को माल्टोज में तोड़ देता है। लार का भी काम है, लार भोजन को चिपचिपा बनाता है, भोजन को आहार नाल में सरकने योग्य बनाता है। लार में जो है म्यूसिन नामक केमिकल पाया जाता है, जिसके वजह से लार थोड़ा चिपचिपा होता है और इसमें पानी की मात्रा होती है। इसके अलावा लार में जो है लाइसोजाइम होता है और अम्लीय प्रकृति का होता है, क्योंकि इसका पीएच मान 6.8 के लगभग होता है। तो इस तरह से लार जो है भोजन को पचने में सहायता करता है, लेकिन ध्यान रहे केवल 30% ही कार्बोहाइड्रेट या मंड जो है मुख गुहा में पचता है। उसके बाद आगे का प्रोसेसिंग आमाशय में होता है। तो देखेंगे भोजन के अंतर्ग्रहण का मतलब क्या हुआ कि भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में बदला गया। बदलने के बाद लार उसमें मिला, लार उस भोजन को चिपचिपा, लसलसा और सरकने योग्य बना देता है। लार में उपस्थित जो टाइलिन एंजाइम है वो मंड को माल्टोज में तोड़ देता है। तो 30% तक जो मंड होता है वो माल्टोज में टूट के पच जाता है। इसके बाद की प्रोसेसिंग जो है आमाशय में होती है। तो देखेंगे कैसे होती है। इसके बाद पाचन की क्रिया है। तो पाचन किसे कहते हैं, तो जटिल अघुलनशील पदार्थों, जटिल अघुलनशील कार्बनिक
भोज्य पदार्थों को सरल घुलनशील इकाइयों में बदलने की क्रिया पाचन कहलाती है। पाचन क्या है? तो जटिल अघुलनशील कार्बनिक भोज्य पदार्थों को सरल घुलनशील इकाइयों में बदलने की क्रिया को पाचन कहते हैं। जाहिर सी बात है कि जो भी हम खाते हैं वो जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं। हम जिस रूप में भोजन को ग्रहण करते हैं डायरेक्टली उसी रूप में एनर्जी में वह नहीं बदलता है। तो जटिल होता है, पहले उसको सरल बनाया जाता है यानी सिंपल, और उसको घुलनशील बनाया जाता है ताकि पानी में अच्छी तरह से घुल सके, ताकि आगे की प्रक्रिया जो है आसान हो जाए। तो इस तरह से पोषण एक प्रक्रम है और इसके सब चरण हैं। तो देखेंगे इसके बाद आपका आता है अवशोषण। अवशोषण कहाँ होता है? तो भोजन का जो पाचन होता है आमाशय में, लगभग 3 से 4 घंटे तक आमाशय में भोजन रुकता है। वहाँ कई तरह के एंजाइम होते हैं जो भोजन को पचाने का कार्य करते हैं। इसके बाद जो पचित रस तैयार होता है घोल, वह आंतों की दीवारों से रिस कर और यह जो है अवशोषण की क्रिया को संपन्न करते हैं। तो इसमें आपका कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, वसा होता है, विटामिन होता है, अमीनो एसिड होते हैं। ये सब जो है छोटी आंत में सूक्ष्म छिद्र होते हैं। इन छिद्रों को रसांकुर या सूक्ष्मांकुर कहते हैं और इन्हीं के द्वारा जो है अवशोषण की प्रक्रिया संपन्न हो पाती है। इसके बाद अगला प्रोसेस आता है आपका अवशोषण। अवशोषण के बाद स्वांगीकरण आता है। तो पचित भोज्य पदार्थों का जीव द्रव्य में आत्मसात होने की क्रिया को स्वांगीकरण कहते हैं। जो पच गया है भोजन वो अंत में जाके प्रोटोप्लाज्म में मिल जाता है, यानी कि जीव द्रव्य में मिल जाता है, जिससे जीव द्रव्य के भाग में वृद्धि होती है और सफल उपापचय का अंतिम परिणाम ही वृद्धि कहलाता है। तो जब सारी उपापचय क्रियाएं हो जाती हैं, जीव द्रव्य का भाग बढ़ता है, तो जीव के शरीर में वृद्धि होती है। तो इस प्रकार परिभाषा में आपका दिया है कि पोषण जो है शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक है, विकास के लिए आवश्यक है, इसके अलावा ऊतकों की मरम्मत के लिए जो है आवश्यक है। तो भोजन के बहुत सारे काम हमारे शरीर में ऊर्जा भी देता है। आगे देखेंगे बहिक्षेपण। अब बहिक्षेपण क्या होता है? तो जो भोजन पच जाता है, पचने के बाद कुछ अपजात अपशिष्ट नाइट्रोजन युक्त पदार्थ बनते हैं। इन नाइट्रोजनी पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को ही उत्सर्जन कहते हैं। और मनुष्य में उत्सर्जी पदार्थ जो है आप लोग जानते हैं कि यूरिया है। यूरिया में नाइट्रोजन होता है, तो यह अपजात पदार्थ कहलाता है। इसकी हमारे शरीर में कोई आवश्यकता नहीं होती है और इसे शरीर से बाहर निकालना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि ये टॉक्सिक होता है, हमारे शरीर के लिए विषैला होता है। तो इन संपूर्ण प्रक्रियाओं का योग ही जो है पोषण है। जैसा कि परिभाषा में दिया गया कि सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने, उससे ऊर्जा प्राप्त करने तथा शरीर की वृद्धि, विकास एवं मरम्मत के लिए इसके उपयोग की विधि या इस प्रक्रिया को ही पोषण कहते हैं। और पोषण के चरण भी हमने बता दिया आप लोगों को कि भोजन का अंतर्ग्रहण, उसके बाद पाचन होता है, फिर अवशोषण होता है, फिर स्वांगीकरण होता है और अंत में बहिक्षेपण की क्रिया संपन्न होती है। तो इस प्रकार पोषण का जो थीम है आपके माइंड में फिक्स हो गया कि पोषण कोई एक छोटी क्रिया नहीं है बल्कि कई क्रियाओं का योग है। तो हम कह सकते हैं कि पोषण उन सभी क्रियाओं का योग है जिसके अंतर्गत भोजन का अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण एवं बहिक्षेपण आदि क्रियाएं सम्मिलित होती हैं। जीव का पोषण कहलाता है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। अब एक एक चीज को हम लोग डिटेल पढ़ेंगे। जैसे भोजन का अंतर्ग्रहण एक कोशिकीय जीवों में कैसे होता है, बहुकोशिकीय जीवों में किस प्रकार से होता है, तो इस तरह के अब डिटेल पढ़ेंगे। अब जैसे पाचन में जो है प्रोटीन का पाचन कौन सा एंजाइम करता है, प्रोटीन का पाचन कैसे होता है, पित्त रस का इसमें क्या रोल है, अग्नाशय ग्रंथ से स्रावित जो एंजाइम है और हार्मोन्स है उनका क्या रोल है, तो इनको हम लोग आगे अब डिटेल से पढ़ने वाले हैं। इसमें आप लोगों का एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि पोषण कोई अकेले एक क्रिया नहीं है बल्कि इसके साथ बहुत सारी क्रियाएं जुड़ी हुई हैं। तो चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, तो अब हम लोग पढ़ेंगे भोजन का अंतर्ग्रहण डिटेल से।
इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि भोजन का अंतर्ग्रहण एक कोशिकीय जीवों में किस प्रकार से होता है और बहुकोशिकीय जीवों में किस प्रकार से होता है। तो देखेंगे भोजन का अंतर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण का मतलब क्या होता है? अंतर्ग्रहण का मतलब होता है मुख गुहा में भोजन को रखना और रख के उसमें जो प्रोसेसिंग है वो करना और उसके बाद उसको निगल लेना। तो ये पूरा प्रोसेसिंग जो है भोजन का अंतर्ग्रहण कहलाता है, यानी कि इंजेक्शन ऑफ फूड। अब देखेंगे एक कोशिकीय जीवों में भोजन का अंतर्ग्रहण किस प्रकार से होता है। इंजेक्शन ऑफ फूड इन यूनिसेलुलर एनिमल, जैसे अमीबा। अमीबा जो है एक कोशिकीय प्राणी है, इसका आकार अनियमित होता है, कूटपादों द्वारा यह प्रचलन करता है और भोजन भी कूटपाद के द्वारा ही ग्रहण करता है। कूटपाद यानी कि सीडोपोडिया। अब देखेंगे कि इसमें भोजन का अंतर्ग्रहण हम लोगों की तरह ही होता है, प्राणी समभोजी ही होता है, लेकिन अंतर क्या होता है? इसमें अंतःकोशिकीय पाचन होता है और हम लोगों में जो है बाह्य कोशिकीय पाचन होता है। अब देखेंगे कि क्या होता है। तो इसमें जो है अमीबा एक कोशिकीय जीव है, इसमें निश्चित मुखांग नहीं होते, यानी इसका अपना निश्चित कोई माउथ पार्ट नहीं होता है। तो यह माउथ पार्ट नहीं होगा तो भोजन ग्रहण कहाँ से करेगा? तो भोजन को अपने शरीर सतह से चिपका कर विसरण क्रिया द्वारा, मतलब इसको बोलते हैं फाइगोसाइटोसिस, यानी भक्षकाण क्रिया द्वारा भोजन को जो है ग्रहण करता है। अब इसमें जो इसका पोषण का प्रकार है वो प्राणी सम होता है, प्राणी समभोजी होता है, यानी कि होलोजोइक न्यूट्रिशन कहलाता है। देखेंगे इसमें कि यह किस प्रकार से भोजन को ग्रहण करता है। तो जल के साथ आए भोजन कणों को अपनी सतह पर चिपकाकर भोजन ग्रहण करते हैं। इस क्रिया को फाइगोसाइटोसिस कहते हैं, यानी कि भक्षकाणु क्रिया कहते हैं। देखेंगे यह क्रिया सीडोपोडिया यानी कूटपाद की मदद से होता है। सीडोपोडिया यहाँ चित्र में दिखाया गया है, यही आपका सीडोपोडिया है और ये जो रहा भोजन। तो ये भोजन को जो है कैसे ग्रहण करता है? भोजन इसके लिए सूक्ष्म जीव हो सकते हैं, बैक्टीरिया वगैरह, या कोई पार्टिकल्स कार्बनिक। तो देखेंगे यह क्या करता है कि इन पार्टिकल्स को जो है शरीर सतह से ग्रहण करता है, पानी के साथ जो है शरीर में इसके पहुंच जाता है संभवतः विसरण क्रिया द्वारा। तो देखेंगे यहाँ पर एक फूड वेहिकल्स होती है, यानी कि खाद्य धानी। इसी खाद्य धानी में ये जो भोजन होता है आके रुक जाता है और यहाँ पर कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं जो भोजन को जो है पचाने का कार्य करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे डाइजेशन हो रहा है, यहाँ पर भोजन का इंजेक्शन हो रहा है, यानी अंतर्ग्रहण। फिर अंतर्ग्रहण के बाद उसका डाइजेशन होगा, पाचन होगा और पचने के बाद जो है एक्सक्रेशन होता है, यानी कि बहिक्षेपण की क्रिया होती है। इसको जो है एक्सोसाइटोसिस कहते हैं। अब यहाँ पर बहिक्षेपण की क्रिया में जो अपचित पदार्थ होते हैं, वेस्टेज पदार्थ होते हैं, ये शरीर के सतह से ही बाहर निकाल दिए जाते हैं। इसका मतलब तो ये हुआ कि इसमें न तो माउथ पार्ट होता है और न ही कोई निश्चित उत्सर्जी अंग होता है। इसीलिए अमीबा को जो है अनियमित आकार वाला प्राणी भी कहते हैं। इसका आकार हर क्षण बदलता रहता है और इनमें प्रचलन जो है सीडोपोडिया द्वारा होता है, यानी कि कूटपाद के द्वारा, और भोजन ग्रहण भी इसी के द्वारा जो है ये करते हैं। ये हर क्षण निरंतर बदलते भी रहते हैं। तो आगे इसके देखेंगे हम लोग। अब इनमें जो पाचन का प्रकार होता है ये अंतःकोशिकीय पाचन होता है। अंतःकोशिकीय पाचन क्या होता है? तो भोजन जो है इसके शरीर में जाएगा और वह एक कोशिका के अंदर पहुंचेगा और वहां पर डाइजेस्टिव एंजाइम होंगे और वह डाइजेस्टिव एंजाइम जो है उस भोजन को पचाएंगे, जबकि हम लोगों में ऐसा नहीं होता है। हम लोगों में भोजन अंदर जाता है और बाह्य कोशिकीय पाचन, यानी कि कोशिका के बाहर ही एंजाइम उस पर काम करते हैं। इस केस में कोशिका के अंदर एंजाइम काम कर रहे हैं। हम लोगों के केस में क्या है कि कोशिका के बाहर एंजाइम काम कर रहे हैं, फिर भोजन पच रहा है तब उसका अवशोषण हो रहा है। तो इस तरह से जो है ये अंतःकोशिकीय पाचन होता है और मनुष्य में या अन्य जंतुओं में जो है बाह्य कोशिकीय पाचन देखने को मिलता है। तो दोनों में अंतर होता है। अब आगे देखेंगे बहुकोशिकीय जंतुओं में भोजन का अंतर्ग्रहण।
ये किस प्रकार से भोजन को ग्रहण करते हैं, तो इनमें कुछ बातें हैं, इसको देख लीजिए। इनमें निश्चित मुखांग होते हैं, यानी कि माउथ पार्ट, मुख होते हैं, और भोजन को मुख तक लाते हैं। हाइड्रा जैसे जीवों में देखा गया है, बहुकोशिकीय जीव है हाइड्रा, इसमें स्पर्शकों द्वारा भोजन ग्रहण किया जाता है। हाइड्रा का अगर देखा जाए तो रफ डायग्राम में खींच दे रहे हैं, देखिए इस तरह से। तो इस तरह से ये हाइड्रा एक जीव है। यहाँ पर इसका होता है हाइपोस्टोम, यानी कि मुख होता है, और भोजन ग्रहण इन्हीं स्पर्शकों द्वारा, इसको स्पर्शक कहते हैं, टेंटिकल्स बोल सकते हैं, इन्हीं स्पर्शकों के द्वारा ये भोजन को पकड़ के और मुख तक लाता है, फिर उसके बाद उसका अंतर ग्रहण करता है। तो ये जंतु है आपका हाइड्रा। हाइड्रा एक बहुकोशिकीय प्राणी है, जलीय प्राणी है। तो देखेंगे इनमें भोजन ग्रहण करने का प्रकार क्या है। तो भोजन ये मुख गुहा तक लाते हैं, जैसे हम लोग लाते हैं, उसी प्रकार ये भी जो है मुख तक भोजन को लाता है। तो निश्चित माउथ पार्ट इसमें होते हैं। पक्षी जैसे जो है देखेंगे कि चोंच द्वारा भोजन को पूरा निगल जाते हैं, पेट में उनकी क्रिया होती है पाचन की। मनुष्य में जो है मुख द्वारा दांतों से भोजन को चबाकर निगला जाता है, और उसके बाद आगे का प्रोसेसिंग होता है, पाचन की क्रिया। तो इस तरह से एक कोशिकीय जीवों में और बहुकोशिकीय जीवों में पाचन में अंतर होता है। अब देखेंगे मनुष्य में जो है बाह्य कोशिकीय पाचन होता है, और वो कहाँ होता है, तो एलिमेंट्री कैनाल में, यानी कि आहार नाल में पाचन की क्रिया संपन्न होती है। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि जीवों में जो है दो प्रकार के अगर जीव हैं, एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव, तो इनमें भोजन का अंतर ग्रहण का जो प्रकार है वो अलग अलग होता है। तो इतना आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे पाचन क्या होता है, और मानव में पाचन क्रिया का विस्तृत जो है रूप से इसको हम लोग पढ़ेंगे। हाँ, तो अब हम लोग पढ़ेंगे पाचन क्या होता है या पाचन किसे कहते हैं। तो देखेंगे पाचन यानी कि डाइजेशन, जटिल और घुलनशील भोज्य पदार्थों को सरल घुलनशील इकाइयों में बदलने की क्रिया पाचन कहलाता है। यह क्रिया एंजाइमों द्वारा संपन्न होती है। अब ध्यान देंगे, यहाँ पर एक जटिल भोजन है स्टार्च या मंड, तो ये होता है आपका जटिल भोज्य पदार्थ है। ये स्टार्च है, जल की उपस्थिति में मुख गुहा में जब हम भोजन को चबाते हैं उस समय लार जो है उसमें स्रावित होकर मिलता है, और लार में टाइलिन एंजाइम होता है। तो टाइलिन एंजाइम की उपस्थिति में जो मंड होता है वह माल्टोज शर्करा में बदल जाता है, और माल्टोज शर्करा एक जो है सरल शर्करा है। तो ये हो गया सरल। सरल का मतलब यहाँ पर यह पॉलीसेकेराइड है। ध्यान देंगे थोड़ा सा, ये आपका जो कार्बोहाइड्रेट है स्टार्च, ये है आपका पॉलीसेकेराइड, और पॉलीसेकेराइड जो होते हैं जल में अघुलनशील होते हैं, स्वाद में मीठे भी नहीं होते हैं। तो ये इनकी पहचान है, और ये जटिल होते हैं, ये रोटी में, चावल में, अनाजों में ये पाए जाते हैं। तो ये पॉलीसेकेराइड है और जटिल पदार्थ होता है। जब तक यह घुलने योग्य नहीं बनेगा तब तक शरीर इसका अवशोषण नहीं कर पाएगा, इसलिए यह जटिल भोजन जो है सरल में पहले परिवर्तित होता है घुलनशील में। तो ये जो आपका माल्टोज है ये आपका ये डाइसेकेराइड है, डाइसेकेराइड्स। ये कार्बोहाइड्रेट हैं। कार्बोहाइड्रेट को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला आपका है मोनोसेकेराइड, दूसरा है ओलिगोसेकेराइड। ओलिगोसेकेराइड में 3 होते हैं, डाइसेकेराइड, ट्राइसेकेराइड, टेट्रासेकेराइड। तो यह ओलिगोसेकेराइड का आपका डाइसेकेराइड है। और सबसे जो बाहरी होता है मतलब पॉलीसेकेराइड, वो है आपका ये स्टार्च। तो पॉलीसेकेराइड जो है ये कम घुलनशील होता है या बिल्कुल नहीं घुलता है बोल सकते हैं, और इनको जटिल होते हैं ये, तो इनको सरल में बदलने की क्रिया को पाचन कहते हैं। यहाँ देखेंगे आप लोग जटिल और घुलनशील भोज्य पदार्थों को सरल घुलनशील इकाइयों में बदलने की क्रिया पाचन कहलाती है, और यह क्रिया एंजाइमों द्वारा होती है। लेकिन यहाँ पर आगे देखेंगे कि यहाँ पर पूरा पाचन मुख गुहा में नहीं हो पाता है, 30% ही बचता है, बाकी का प्रोसेसिंग आमाशय में होता है। तो इसको आगे हम लोग पढ़ेंगे। अब देखेंगे कि मनुष्य में पाचन को 2 भागों में बांटा जा सकता है।
पहला आपका है भौतिक पाचन यानी कि फिजिकल डाइजेशन, और दूसरा है आपका रासायनिक पाचन यानी कि केमिकल डाइजेशन। केमिकल डाइजेशन जो है आहार नाल में एंजाइमों द्वारा होता है, और जो फिजिकल डाइजेशन होता है यह भोजन को चबाना, भोजन का लार में मिलना, क्रमाकुंचन गति और भोजन की लुगदी बनना, ये सभी मुख गुहा में संपन्न होते हैं। तो देखेंगे जो रासायनिक पाचन होता है वो मुख गुहा से ही प्रारंभ हो जाता है। अब मुख गुहा से आप देखेंगे कैसे प्रारंभ होता है, तो जब भोजन को चबाते हैं उस समय लार उसमें मिलता है, तो लार में टाइलिन एंजाइम होता है जैसा कि ऊपर बताया गया है। और यहाँ पर जो भोजन पचता है वो मात्र 30% ही कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो पाता है, बाकी का आहार नाल में आमाशय के अंदर होता है। तो यहाँ पर इसको हम बोल सकते हैं कि मुख गुहा में आंशिक पाचन होता है, पूर्ण पाचन नहीं होता है। क्लियर, इतना समझ में आ गया। अब आगे देखेंगे आहार नाल में जो पाचन एंजाइमों द्वारा होता है उस एंजाइमों की क्रिया जो है किस माध्यम में होती है, अम्लीय माध्यम में होगी कि क्षारीय माध्यम में होगी। तो मुख गुहा से जो भोजन आया है आमाशय में वह भोजन जो है कैसा होता है, तो अम्लीय होगा। तो फिर उसको क्षारीय माध्यम में बदला जाएगा, तब जाके आमाशय में पाचन संपन्न होगा। तो यहाँ तक आप लोग नोट कर लिए होंगे, नोट कर लीजिए। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक पाचन किसे कहते हैं। तो देखेंगे रासायनिक पाचन में क्या होता है। रासायनिक पाचन आहार नाल में एंजाइमों के द्वारा संपन्न होती है। अब आहार नाल क्या होता है, तो आहार नाल जो है एलिमेंट्री कैनाल यानी मुख गुहा से लेकर गुदा तक के मार्ग को आहार नाल कहते हैं, और इसकी लंबाई लगभग 9 से 10 मीटर तक होती है। इतना क्लियर हो गया। अब आगे देखेंगे मुख गुहा में पाचन। मुख गुहा में पाचन किस प्रकार से होता है, तो लार में उपस्थित टाइलिन एंजाइम जो होता है यह मंड को माल्टोज में आंशिक रूप से पचा देता है। लगभग 30% ही पाचन मंड का आहार नाल के मुख्य भाग, मुख से जहाँ से पाचन स्टार्ट होता है वहाँ पर संपन्न हो जाता है। बाकी का आगे का जो पाचन होता है वो आमाशय में होता है। अब देखेंगे यहाँ पर कि आंशिक पाचन, आंशिक पाचन का मतलब क्या होता है। आंशिक पाचन का मतलब पूर्ण रूप से पाचन नहीं, पचने योग्य बना दिया गया है उसको, और आगे चलकर वह और अधिक पचेगा। तो आंशिक पाचन का मतलब आप लोग समझ गए हो, थोड़ा पाचन, कंप्लीट पाचन नहीं, यानी कि पूर्ण पाचन नहीं हुआ है। चलिए अब आगे देखते हैं। इसके बाद ग्रास नली में पाचन, डाइजेशन इन एसोफेगस। तो यहाँ पर जो पाचन की क्रिया होती है वहाँ पर कोई एंजाइम खास नहीं होते हैं, और यहाँ पर कोई पाचन नहीं होता है, बल्कि क्रमाकुंचन गति होती है, और इस क्रमाकुंचन गति के द्वारा ही भोजन का आगे संवहन होता है। तो कुल मिला के हम बोल सकते हैं कि भोजन का संवहन आगे की तरफ होता है। इसमें क्रमाकुंचन गति होती है, एक तरंग गति होती है, और इसी तरंग गति के कारण भोजन जो है आहार नाल से सरकता हुआ आमाशय में पहुंच जाता है, और आमाशय के अंदर आगे का पाचन होता है। मतलब कुल मिला के ग्रास नली में जो भोजन होता है यहाँ पर किसी प्रकार का कोई पाचन नहीं होता, और क्रमाकुंचन गति द्वारा भोजन को आगे तक भेजा जाता है। फिर इसके बाद आएंगे आमाशय में पाचन, डाइजेशन इन स्टमक। यहाँ पर क्या पाचन होता है, तो आमाशय की दीवारों में आप देखेंगे कि जठर ग्रंथियां होती हैं। आमाशय क्या होता है, एक थैलीनुमा भाग होता है। उस थैलीनुमा भाग के अंदर यहाँ पर देख सकते हैं कि मनुष्य का जो आमाशय होता है एक थैलीनुमा भाग होता है, और इसमें चारों तरफ जो है इसके दीवारों में जो है ग्रंथियां होती हैं, जिसको हम बोलते हैं जठर ग्रंथि। जठर ग्रंथि, ये ग्रंथियां आमाशय की दीवारों में पाई जाती हैं, और वहां पर जो है जठर रस का स्राव करती है। जठर रस में बहुत सारे एंजाइम्स भी होते हैं, देखेंगे कौन कौन से एंजाइम होते हैं और क्या क्या होता है जठर रस में। तो जठर रस में जो है 97 से 99% तक पानी होता है,
इसके बाद 0 से 2 यानी 0.2 से 0.5% जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है HCl। इसके अलावा इसमें पेप्सिन होता है, रेनिन होता है, जठर लाइपेज होता है। इसके साथ अन्य एंजाइम भी और होते हैं, श्लेष्म होता है और श्लेष्म इनके साथ उपस्थित रहता है। अब श्लेष्म क्या होता है? तो एक चिपचिपा स्राव होता है जो क्षारीय होता है। इसका बहुत बड़ा रोल है श्लेष्म का, क्योंकि आप देखेंगे कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो HCl होता है यह बहुत प्रबल होता है, इसका pH भी बहुत कम होता है। तो यह आंत की दीवारों को या स्वयं जठर ग्रंथि को भी गला या पचा सकता है। तो लोहे की अगर कील को HCl में डाल दिया जाए तो वह कील भी जो है घुल जाएगी, उसमें घुलना शुरू हो जाएगी धीरे धीरे। तो फिर एक प्रश्न बनता है कि HCl जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वह स्वयं उस ग्रंथि को क्यों नहीं पचा पाता है? तो इसका कारण यही होगा कि जो म्यूकस होता है यानी श्लेष्म, यह जठर ग्रंथियों के दीवारों से रिश्ता रहता है और पूरे तरफ से उसको एक कवर देता है, घेर लेता है। घेरने से क्या मतलब है? तो घेरने का मतलब यह है कि वह एक क्षारीय श्लेष्म होता है और अम्ल और क्षार दोनों आपस में अगर क्रिया करेंगे तो बेस बन जाता है, यानी कि एक लवण बन जाता है, लवण बन जाता है। और यह लवण जो है उदासीनीकरण क्रिया कहलाती है, लवण और जल का बनना। तो इस प्रकार वह ग्रंथि भी बच जाती है पचने से। तो इस तरह से यहाँ से एक प्रश्न बनता है कि HCl जठर ग्रंथियों से स्रावित होता है लेकिन वह स्वयं उस ग्रंथि को पचा नहीं पाता है, कारण दीजिए। तो इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। तो चलिए यहाँ से यहाँ तक जो है कर लीजिए, इसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे छोटी आंत में पाचन। तो देखेंगे डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी कि छोटी आंत में पाचन किस प्रकार से होता है। तो देखेंगे छोटी आंत का अग्रभाग ग्रहणी कहलाता है। आमाशय में आंशिक रूप से पचा भोजन ग्रहणी में आता है, जहां पर यकृत द्वारा स्रावित पित्तरस तथा अग्नाशय से स्रावित अग्नाशयी रस संपूर्ण पाचन में सहायता करते हैं। तो देखेंगे यकृत से जो पित्तरस स्रावित होता है उस पित्तरस में क्या क्या चीजें होती हैं, कौन कौन से रसायन होते हैं। तो देखेंगे कि पित्तरस जो होता है वो क्षारीय द्रव होता है, इसका pH मान लगभग 7.7 होता है। इसके अलावा इसमें जल लगभग 92%, पित्त लवण 6%, पित्त वर्णक 0.3% होता है और पित्त वर्णक में बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन, ये दो प्रकार के पित्त वर्णक होते हैं। पित्त वर्णक एक कलर देते हैं, एक रंग देते हैं, पिगमेंट होते हैं, ये बाइल पिगमेंट बोल सकते हैं। और इसमें इसी पिगमेंट के कारण बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन के कारण ही मानव मल पीला या भूरे रंग का होता है। इसके बाद कोलेस्ट्रॉल होता है, कोलेस्ट्रॉल 0.3 से 0.9% तक होता है। इसके बाद वसी अम्ल यानी कि फैटी एसिड 1% होता है। तो ये पूरा पित्तरस का जो है संगठन है, पित्तरस में ये सब चीजें इतने परसेंटेज में लगभग पाई जाती है। अब देखेंगे आगे पित्तरस का मुख्य कार्य क्या है। तो पित्तरस भोजन का इमल्सीकरण करता है, भोजन को सड़ने से बचाता है, भोजन के माध्यम को क्षारीय बनाता है। तो इस तरह से पित्तरस बहुत सारे कार्य करता है, लेकिन यहाँ पर एक चीज को ध्यान देना जरूरी है, पित्तरस में कोई पाचन एंजाइम नहीं होता है, इसलिए यह भोजन को पचाता नहीं बल्कि भोजन को पचने योग्य बना देता है। आगे का जो प्रोसेसिंग होता है आसान हो जाता है। तो देखेंगे इसके बाद अग्नाशय से जो है अग्नाशयी रस स्रावित होता है, पैनक्रियाटिक जूस जिसको बोलते हैं। इसमें मुख्य रूप से एमाइलेज या एमाइलॉक्सिन नामक एंजाइम होता है जो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। और किस प्रकार से करता है तो देखेंगे मंड यानी स्टार्च जल की उपस्थिति में एमाइलेज एंजाइम जिसका pH वैल्यू पूरे भाग का 7.8 तक होता है,
और यह माल्टोज में इसको बदल देता है। माल्टोज एक डाइसेकेराइड है, जबकि मंड या स्टार्च एक पॉलीसेकेराइड है, और ये जटिल है, और जटिल से फिर ये सरल में बदल जाता है, यानी कि डाइसेकेराइड में बदल जाता है। अब आगे देखेंगे, दूसरा जो एंजाइम होता है अग्नाशयी रस में, वो लाइपेज होता है, या STFC एंजाइम बोला जाता है इसको। यह क्या करता है, तो यह वसा पाचक एंजाइम होता है। किस प्रकार से फैट या वसा को पचाता है, तो यह इमल्सीकृत वसा को पचाता है, और इस पर जो लाइपेज एंजाइम होता है अग्नाशय रस में उपस्थित लाइपेज, यह इमल्सीकृत वसा को किसमें तोड़ देता है, वसीय अम्ल प्लस ग्लिसरॉल में तोड़ देता है। तो यहाँ पर ये वसा का पाचन हो गया। अब आगे देखेंगे, यहाँ पर ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन, ये दो प्रकार के पाचक एंजाइम हैं जो अग्नाशयी रस द्वारा स्रावित होते हैं। ये प्रोटीन पाचक एंजाइम होते हैं दोनों, और ये क्या करते हैं कि ये प्रोटीन को, जो काइमोट्रिप्सिन होता है, इस पर क्रिया करके इसको पेप्टोन्स में बदल देता है, प्लस पॉलीपेप्टिडेज में बदल देता है। ये दो भाग में इसको तोड़ देता है। हम देखेंगे ये पेप्टोन्स और पॉलीपेप्टिडाइज, ये दोनों जो हैं प्रोटीन्स के एकलक है, मोनोमर है, और इसके बाद और भी इसको तोड़ता है। अंतिम में एमिनो अम्ल जो है बचता है, कार्बोक्सीपेप्टिडेज एंजाइम द्वारा इसको अंत में एमिनो अम्ल में तोड़ दिया जाता है। प्रोटीन की एकल की इकाई क्या होती है, तो एमिनो एसिड होती है। यहां तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब आगे देखेंगे न्यूक्लियेज एंजाइम। यह एंजाइम क्या करता है, तो न्यूक्लिक अम्ल का पाचन करता है। न्यूक्लिक अम्ल का पाचन न्यूक्लियेज एंजाइम द्वारा जब होता है तो न्यूक्लियोटाइड्स में बदल जाता है। न्यूक्लियोटाइड्स जो है न्यूक्लिक अम्ल की इकाई होती है। तो इतना तक क्लियर हो गया होगा। अब आगे देखेंगे, इसके बाद जो पाचन होता है वो छोटी आंत में उपस्थित रसांकुरों द्वारा पचित भोजन का अवशोषण हो जाता है। रसांकुर क्या होते हैं, तो छोटी आंत की दीवारों में सूक्ष्म छिद्र होते हैं, जिनको रसांकुर या सूक्ष्मांकुर कहते हैं, और इन्हीं छिद्रों के द्वारा जितना पचित भोजन होता है वह अवशोषित हो जाता है। अब देखेंगे, इसके आगे पढ़ना है हम लोगों को कि इसके बाद की प्रक्रिया क्या होती है, ध्यान देंगे। इसके बाद जो है अवशोषण क्रिया के बाद बड़ी आंत में जो है पाचन हो जाता है। बड़ी आंत में पाचन, बड़ी आंत में पाचन कैसे होता है भाई, तो देखिए बड़ी आंत में कोई खास पाचन की क्रिया नहीं होती है। वहां पर कुछ सूक्ष्म बैक्टीरिया होते हैं, जिन्हें गट बैक्टीरिया, गुड बैक्टीरिया भी हम कहते हैं। तो ये पचने के बाद जो अपशिष्ट पदार्थ बचते हैं उसमें भी थोड़ा बहुत भोज्य पदार्थ मौजूद रहता है। ये अपचित भोज्य पदार्थों को और ज़्यादा डिजॉल्व करते हैं और ज़्यादा पचा देते हैं, और अंत में बड़ी आंत के द्वारा जल और उसमें घुले हुए जो खनिज होते हैं, पोषक तत्व होते हैं, वो अवशोषित कर लिए जाते हैं। उसके बाद यहाँ से जो है भोजन पचने के बाद पहुँचता है मलाशय में, मलाशय में यानी रेक्टम में पहुँचता है, और रेक्टम में पहुँचने के बाद वहाँ से इसको उत्सर्जित कर दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। यानी कि नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को ही क्या कहते हैं, तो उत्सर्जन कहते हैं, एक्सक्रेशन कहते हैं। तो इस तरह से पूरी पाचन क्रिया को हम लोग समझ लिए हैं, और आशा करता हूँ कि यह आप लोगों को अच्छा भी समझ में आया होगा। तो इसी के साथ अगले वीडियो में फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।